गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सचिन। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बीएमसी एंड जनरल इंजीनियरिंग में नेक्स्ट लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो आपको डिस्कस किया था, जो हमने पढ़ा था, वो हमने डिफरेंस बिटवीन बुल ट्रेंच क्लीन एंड हाफमैन भट्टा, पजावा भट्टा एंड स्थाई भट्टा के बारे में पढ़ा था। एंड भट्टों में हमने ब्रिक्स को पकाना सीखा था कि कैसे कैसे ब्रिक्स को पकाते हैं। अब ब्रिक्स बनकर तैयार हो गई है, ब्रिक्स पक चुकी है। अब ब्रिक्स के टेस्ट स्टार्ट होते हैं, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स को टेस्ट कैसे करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं में ईंट को प्रयोग करने से पूर्व उसकी क्वालिटी की जांच करना आवश्यक होता है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में हम हर मटेरियल्स को क्वालिटी चेक कर कर ही उसे यूज़ करते हैं, क्योंकि क्वालिटी चेक करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, राइट। जब तक हम किसी भी मटेरियल्स को चेक नहीं कर लेते तब तक हम उस मटेरियल्स को यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें उसकी लाइफ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी लाइफ क्या है, वो कितने कैसे कैसे उसे यूज़ किया जाएगा। ईंटों का माप, परीक्षण, साइज टेस्ट, भारतीय मानक। साइज़ में आपको बता चुका हूँ, ब्रिक्स का होता है स्टैंडर्ड साइज़ होता है, वो होता है 19x9x9 सेंटीमीटर। भारतीय मानक संस्थान ने ईंटों की माप की जांच की विधि को स्पष्ट किया। इसके लिए ईंट के चट्टे स्टैक में कोई भी 20 ईंटें निकाल लेते हैं। फिर लंबाई परीक्षण के लिए 20 ईंटों को लंबाई की दिशा में एक दूसरे से सटाकर रखते हैं। फिर इसकी कुल लंबाई को माप लेते हैं। जैसे कि देखो, आप फिगर्स में देख रहे होंगे कि कैसे कैसे हम उसे मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखो सटाकर रखी हुई है, राइट। तो 1.5 1.5 10 mm 5 mm 20 सीटें रखी हुई हैं, देखो लाइन से ऊंचाई की माप में। इस प्रकार इन 20 सीटों को चौड़ाई एवं ऊंचाई में लगाकर उनकी नाप ज्ञात करते हैं। आईएसआई के अनुसार ईंट के औसत साइज में 2% तक का अंतर स्वीकार्य होता है। अब हमने उपरोक्त जो जांच की है वो 3495 1966 के अकॉर्डिंग है। और ईंटों की जांच संपीड़न सामर्थ्य, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जल अवशोषण क्षमता, वाटर ऑब्जर्वेशन, उत्फूलन, इन्फ्लोरेंस के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और समझते हैं। तो ये सारे टेस्ट हैं, ठीक है। ये हमारा साइज टेस्ट था। इसके बाद है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन है वो हमारे अलापुर कॉलेज में कंस्ट्रक्शन मटेरियल लैब में ये जो मशीन यहाँ दे रखी है कंप्रेशन संपीड़न सामर्थ्य की, ये अवेलेबल है। जब मैं आपको कॉलेज खुलेगा तो आपको लैब में प्रैक्टिकल कराऊंगा, तब आप ये देख पाएंगे। एक धृसड़ा होता है, ईंट यहाँ पे रखते हैं, पिस्टन होता है, इसको यहाँ से पुशअप करते हैं, दाब मापी तेल पंप है और ब्रिक्स पे सामर्थ्य लगती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। इसे संदलन सामर्थ्य परीक्षण भी कहते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट। इस परीक्षण में ईंट के चट्टे से कोई 5 ईंटें निकाल लेते हैं। इन्हें पानी के टैंक में डुबोकर संतृप्त सैचुरेटेड कर लेते हैं। फिर ईंटों के दिल्लों में 1:3 का सीमेंट बालू का मसाला भरकर दिल्लों में समतल कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहले ब्रिक्स को भिगोते हैं। भिगोने के बाद में उसके दिल्ले में 1:3, यानी कि 1:3 का मतलब हो गया, जैसे कि हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो मसाला तैयार करते हैं कि 3 तसला रेता, 1 तसला सीमेंट, 1 तसला बजरफुट, तो ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं इसे हम बोलते हैं 1:3 2:1 2:1 3, राइट। और इसे सीमेंट सैंड रेशियो बोलते हैं। और दिल्लों को समतल कर लेते हैं। 24 घंटे में जब सीमेंट दिल्लों में जम जाए तो इन ईंटों को 3 दिन के लिए पानी में डुबो देते हैं। अब क्या किया, ब्रिक्स के अंदर पेस्ट भर दिया दिल्लों में, 24 घंटे तक सुखा लिया, और सुखाने के बाद में हमने क्या किया, उसे 3 दिन तक पानी में भिगो कर रख दिया। अब ईंटों को बाहर निकाल कर संपीड़न मशीन से हम उसे चेक कर लेते हैं। हम उसे चेक करते हैं संपीड़न मशीन से।
संपीड़न मशीन से चेक करते हैं, जिससे हम फार्मूला होता है ईंटों की संपीड़न सामर्थ्य इज इक्वल टू संपीड़न बल अपॉन सतह का क्षेत्रफल, राइट। यदि ईंट P बल पर टूटे और इसकी सतह क्षेत्रफल A हो तो ईंट की संपीड़न सामर्थ्य संपीड़न बल बटे संपीड़न का क्षेत्रफल होता है। इस प्रकार सभी 5 ईंटों की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करके उसकी औसत संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात किया जा सकता है, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट है जल अवशोषण परीक्षण, वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट। वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम 5 बिल्कुल साफ सुथरी ईंटें लेते हैं, बिल्कुल साफ ईंटें लेते हैं और साफ ईंटों को लेने के बाद में 5 ईंटों को हम वेट मशीन पर वेट करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट पहली ब्रिक्स का जो वेट आया वो 2 किलो 625 ग्राम आया। दूसरी ब्रिक्स को हमने किया तो 2 किलो 725 ग्राम आया। तीसरी ब्रिक्स को किया तो 2 किलो 875 ग्राम आया। चौथी को किया 2 किलो 625 ग्राम आया। पांचवी ब्रिक्स को किया तो 2 किलो 125 ग्राम आया, राइट। तो हमने जो 5 ब्रिक्स थी, 5 ब्रिक्स का हमने क्या किया, वेट कर लिया। वेट करने के बाद में हमने उस पर एक निशान बना दिया कि इस ब्रिक्स का, ये कोई भी एक निशान बना दिया। 5 ब्रिक्स पे अलग अलग निशान बना दिए, किसी पे R लिख दिया, B लिख, बट निशान हमें ऐसा लगाना है कि जब वो पानी में डूबे तो वो निशान हटे ना, वरना जब हम ब्रिक्स को पानी में डुबोने के बाद दोबारा से जब उसका वेट करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट ब्रिक का वेट कितना था, और जब उसको 24 घंटे पानी में डूबी रही तो उसके बाद में उस ब्रिक्स का जो वेट था वो कम हो गया, मतलब बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा, क्योंकि पानी, वो जो वाटर है वो पानी, मतलब जो ब्रिक है वो पानी को सोखेगी, और जब पानी को सोखेगी, सोखने के बाद में वो भारी हो जाएगी। तो उस निशान से ही हम पहले, मतलब शुष्क ईंट का भार और फिर पानी में डूबी हुई ईंट का भार हमें पता लगता है कि पहले का ये था, दूसरे का ये था, तीसरे का ये था, चौथे का ये था, पांचवें का। इसके लिए हमें निशान मार्क कर देते हैं, राइट। अब इस परीक्षण के लिए 5 ईंटें ली, जो मैंने आपको बताया। फिर प्रत्येक ईंट को 105 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच में ओवन में सुखा लिया, यानी कि साफ सुथरी सूखी हुई ईंट होनी चाहिए। फिर प्रत्येक ईंट का भार ले लिया जाता है। माना है सूखी ईंट का भार कितना है, W1 है। अब सभी ईंटों का भार नोट करके 24 घंटे के लिए उनकी स्वच्छ जल में डुबो देते हैं। इसके बाद ईंटों को निकालकर पानी पहुँचने के बाद पुनः उनका भार लेते हैं, जिसे हम W2 से नोट करते हैं। इस प्रकार ईंट द्वारा अवशोषित जल की मात्रा W2 माइनस W1 आ जाती है। और फिर हम वाटर ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं, W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू 100, ठीक। इस फार्मूले से हम वाटर ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं। अगर 15% से कम आ रहा है तो ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है, 22% से ज़्यादा सोख रही है तो सेकंड क्लास ब्रिक है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सोख रही है तो थर्ड क्लास ब्रिक है, ठीक। इसके बाद हमारा आता है इल्फ्लोरेंस टेस्ट। ईंट की मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार की लवण उपस्थित होते हैं, यानी कि हानिकारक तत्व उपस्थित होते हैं, और ईंट के पानी या नमी के संपर्क में आने पर उसका सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे उत्फुल्लन कहते हैं। इसके कारण ईंटों का विघटन, डिसइंटीग्रेशन प्रारंभ हो जाता है। और परीक्षण के लिए कोई 5 ईंटें लेते हैं, जिन्हें चुनकर छिल्ली तस्तरी में लंबवत खड़ा कर देते हैं, जैसा कि देखो इन्होंने चित्र में करा हुआ है। तस्तरी में आसुत जल, डिजिटल वाटर लेते हैं, 2.5 सेंटीमीटर भर देते हैं, और ईंट पानी सोख लेती है और पानी का बाष्पीकरण भी शुरू हो जाता है। इस क्रिया को 5 दिन होने देते हैं, और पानी सूखने के बाद ईंटों की सतह का दृष्टि परीक्षण करते हैं। यदि सफ़ेद धब्बों का क्षेत्रफल ईंट के क्षेत्रफल से 10% कम है तो इसे कम उत्फुल्लन कहते हैं। यदि सफ़ेद धब्बे लगभग 50% हैं तो इसे अधिक उत्फुल्लन कहते हैं। यदि सफ़ेद धब्बे 50% से ज़्यादा हैं तो इसे बहुत अधिक उत्फुल्लन कहते हैं, राइट। तो ये हमारे फील्ड टेस्ट थे ब्रिक्स के।
पहले हमारा था साइज, दूसरा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तीसरा था जल अवशोषण परीक्षण वाटर ऑब्जर्वेशन, चौथा था उत्फूलन परीक्षण। राइट। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे चूना लाइम के बारे में। लाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो बहुत अच्छा है ये और अच्छा टॉपिक है। लाइम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो रही है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। राइट। क्योंकि वीडियो में जितनी भी मैंने टर्म्स आपको समझाए हैं वो आपको सारे समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस वीडियो को रीड ज़रूर कीजिएगा। लगातार मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ जनरल इंजीनियरिंग बीएमसी की, दोनों के लिए सिलेबस मैकेनिकल प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोनों स्टूडेंट्स पढ़ते रहिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, तो अटेंडेंस ज़रूर दीजिएगा। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।